हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सब एकदम मस्त बढ़िया ना। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन तक कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, स्यूडो फोर्स, फिर आपका एनएलएम फिनिश। तो समझते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। लिखो, दिस इज द angle of inclined plane which is made from horizontal। ये भी बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन का ही एक एंगल है जो कि हॉरिजेंटल से हम लोग देखते हैं। जैसे देखो, आपके पास मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक रखा है एम मास का, क्लियर। तो ये जो एंगल है ना थीटा, इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन कैसे, अभी देखना, अभी नहीं बोलेंगे, अभी फॉर्मूला आएगा वो होगा। तो इस मास पे नीचे लग रहा होगा mg। अब mg का दो कंपोनेंट, एक इधर आता है mg cos थीटा, ये तो प्रैक्टिस हो चुकी है। इसे क्या बोलेंगे, mg sin थीटा। mg cos थीटा ये टच में है ना, ये दोनों ब्लॉक और ये सरफेस टच में है, तो इसके ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट। अपोजिट में क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। अब हमको करना क्या है, एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये एंगल, ये एंगल, अब ब्लॉक यहां पे रखा है ऊपर, ऐसा एंगल बना है। अगर एंगल बढ़ जाएगा तो ब्लॉक नीचे आने लगेगा। तो वो एंगल कितना होना चाहिए उस मास के हिसाब से कि वो ब्लॉक वो मास या वो ब्लॉक रखा रहे, ये फिसले ना, स्लिप ना करे, ठीक है ना, ये नीचे ना आए, जहां पर है वहीं पे रखा रहे। तो देखो, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि ये वाला ब्लॉक यहीं पे रुका रहे, क्योंकि mg sin थीटा तो इसे नीचे लेके आ रहा होगा, तो कोई यहां पर है जो इसको पीछे खींच रहा होगा, जो इसके सरफेस पे लगता है दोनों के। कल पढ़े थे हम, क्या बोलेंगे उसको, एफआर, फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन पीछे के साइड में लग रहा होगा, और mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा। तो mg sin थीटा तो खींच रहा होगा, लेकिन हम मानेंगे कि ये पूरा सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि ये इंक्लाइंड प्लेन तो स्टॉप खुद है ही, लेकिन जो ब्लॉक रखा है वो भी हम चाहते हैं कि वो फिसल के नीचे ना आए, जहां है वहीं पे रुका रहे। लेकिन कब रुका रहेगा, जब ये दोनों इक्वल, ये तो हमेशा ही इक्वल होते हैं, लेकिन ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हम क्या मान सकते हैं, n इज इक्वल टू mg cos थीटा और fr इज इक्वल टू mg sin थीटा। इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं। अब देखो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करो, 2 डिवाइड बाय 1, यानी ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। 2 पहले लिखा है ना, एफ आर अपॉन एन इज इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। mg कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। एफ आर की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू एन, है ना। एफ आर मैक्स लग रहा होगा कि जस्ट ये रोक के रखा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ना, वही तो है एफ आर मैक्स, म्यू एस इंटू एन। एफ आर मतलब एफ आर मैक्स ही समझा करो, tan थीटा। अब n से n भी कैंसिल,
यानी टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर म्यू एस दे रखा है और थीटा, टेन थीटा, कौन सा थीटा लेना है? टेन थीटा। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। कल क्या बना था? टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, यहां टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। लैम्डा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए और टेन थीटा होता है एंगल ऑफ रिपोज के लिए। ये बात आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक जरूरी बात हम बताना चाहेंगे, एक एप्लीकेशन देखते हैं इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। देखो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 37 डिग्री है, इधर एक ब्लॉक रखा है, ये म्यू की वैल्यू, यहां पे म्यू एस की वैल्यू उसने दे रखी है 2/5। अब आपसे पूछा है, बताओ ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? स्लिप और नॉट, मतलब फिसलेगा नीचे या फिर नहीं फिसलेगा। तो कैसे बताओगे? टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, टेन 37 डिग्री इज इक्वल टू 2/5। टेन 37 की वैल्यू होती है 3/4, 3/4 इज इक्वल टू 2/5। तो सबको पता है इक्वल नहीं होता है। अब यहां पे हुआ क्या? टेन 37 ग्रेटर है, 3/4 ग्रेटर होता है 2/5 से। मतलब अगर टेन थीटा ग्रेटर आ गया म्यू एस से, अगर ग्रेटर आ गया तो होगा क्या? ये फिसल जाएगा, ये फिसल जाएगा। इसके ये इंपॉर्टेंट केस है, ऐसे आप पता करोगे। अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यू एस जो दे रखा है उससे ज्यादा है तो स्लिप करेगा, यानी मूव करेगा। और अगर टेन थीटा की वैल्यू कम है म्यू एस से तो नॉट मूव या नॉट स्लिप। समझ में आई? यही है बेटा एंगल ऑफ रिपोज। नोट कर लीजिए, तब तक इंक भर लेता हूं मैं। हो गया? ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक तो हो गया, काइनेटिक भी देख लेते हैं और स्यूडो फोर्स, बस आपका एनएलएम खत्म। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो पहले तो हम ये समझेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसमें फ्रिक्शन लगता है वो कंडीशन की जब वस्तु चल दी, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया हो और जो फ्रिक्शन लग रही है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? वहां पे जस्ट मूव करने वाली होती है तब तक स्टैटिक लगता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव कर जाती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। और मूवमेंट होती कैसी है? रिलेटिव मोशन, है ना। when the object
have having in relative motion their result काइनेटिक फ्रिक्शन FRK। जैसे FRS होता था स्टैटिक फ्रिक्शन μs इंटू m, ऐसे यहां पर होगा FRK इज इक्वल टू μk इंटू m। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हमने बताया था ना FR मैक्स, तो देखो FR मैक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा FR स्टैटिक वाला मैक्स, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वाला जिसको FR मैक्स बोलते थे, जिसमें टेंडेंसी होती थी तुरंत चल देने की, जस्ट फॉर मूवमेंट, वो वाला जो फ्रिक्शन लगता है वो ज्यादा होता है किससे? FRK से। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो कोई आदमी है, वो सामने से आ रहा है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के उसको रोक रहा हूं, वो उधर से पूरी ताकत लगा के मेरी तरफ आ रहा है और मैं पूरी ताकत लगा के उसे रोक रहा हूं। अब रोक रहा हूं, मैंने अपने लिमिट का सबसे पावरफुल, जितनी मेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स थी, जो मेरी लास्ट लिमिट थी, वहां तक मैंने फोर्स लगाई। बोलते हैं ना अपने जान में मैंने बहुत कोशिश की, तो वो वाली लिमिट लास्ट वाली, वहां तक मैंने फोर्स लगाई, लेकिन फिर भी उसकी फोर्स ज्यादा पड़ गई मुझसे और वो मुझे पीछे ढकेल दिया। अब अभी भी मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन मैं पीछे भी सरक रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं अभी भी, देख वो मुझे पीछे लेके जा रहा है, फिर भी मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो एक टाइम के लिए मैंने ज्यादा वाली फोर्स लगाई थी, लेकिन फिर भी नहीं रुका और उससे भी ज्यादा उसकी फोर्स हो गई, इसलिए मैं पीछे चलने लगा, और अभी भी लगा रहा हूं। तो अब जो फोर्स लगा रहा हूं वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाली फोर्स हो गई ना, कि फ्रिक्शन लग भी रहा है, वस्तु चल भी रही है, और ऐसे फ्रिक्शन का काम क्या है कि रोक देना चाहिए, लेकिन नहीं रोक पा रहा है, लग भी रहा है और ऑब्जेक्ट मूव भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं FR मैक्स से FRK कम ही होगा ना। इसका भी काम रोकना है, इसका भी काम रोकना है, लेकिन ये सेफ बच जाता है। बोलता है मैं जब तक ही लगूंगा जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, तब तक ही ज्यादा अपना लिमिट बढ़ाता गया, और जैसे ही इसके औकात से बाहर हो गई चीजें, इसने हाथ खड़ा कर लिया, भैया अब जो सामने है वो संभालो। अब वो चलने लगी, फिर भी कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा तो वहां FRK लगती है, तो FRK हमेशा FR मैक्स से कम होती है। ये बात आप याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब हम करते हैं एक एग्जांपल। जैसे हमारे पास मान लो एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। अब ये ब्लॉक v0 वेलोसिटी से हम मान लेते हैं कि चल रहा है, क्या है? चल रहा है। अब जब ये ब्लॉक इधर चल रहा है तो आपसे क्या पूछा है? ए नेगेटिव की वैल्यू बताओ। एक्सीलरेशन यानी मंदन हिंदी में बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन, उल्टा एक्सीलरेशन बैक साइड में लगे, माइनस में, यानी जो ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करे वो बताना है। दूसरी बात टाइम टी बताना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा वो वाला टाइम क्या होगा वो बताना है। और क्या बताना है? डिस्टेंस बतानी है कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद रुका होगा।
तीन चीज बताना है। तो ये बताओ, ये अब देखो इतनी चीजें आपको ये तीन चीज बताने हैं। अब ऑब्जेक्ट क्रिटिकल से अच्छा सवाल है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब देखो इसको सॉल्यूशन करना हमने स्टार्ट किया, क्या करोगे, दिमाग लगाओ, सारी चीजें पढ़ चुके हो। वी नॉट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा। इसमें म्यू एस की वैल्यू दे रखी है बेटा, ये इसने बोल दिया है म्यू एस है 0.6 और म्यू के की भी वैल्यू दे रखा है 0.4, ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपको पता ही है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखो, तो वी नॉट इधर था तो इधर एफ आर लग रहा होगा। हाँ सर, बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, सिस्टम मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है सर, मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन भी है, तो इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं सकता। तो पहला काम, फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वही वाला, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाओगे। तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या लगाओगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट कितना है, फोर्स यहाँ कितनी फोर्स दिख रही है, वी नॉट, वी नॉट तो फोर्स है नहीं, वो तो वेलोसिटी है, एक ही फोर्स लग रही है फ्रिक्शन वाली, और एम ए, तो एम तो इसका मास एम ही था, वो दे रखा है, और साथ में क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है ना। एफ आर की वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू एम इज इक्वल टू एम ए। एन की जगह, अरे नीचे एम जी लग रहा होगा, ऊपर एन भी लग रहा होगा, एन की जगह एम जी पुट कर दो। तो एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल, म्यू एस की वैल्यू 0.6 है, म्यू एस की वैल्यू 0.6 है, जी की वैल्यू 10 है, तो एक्सीलरेशन आया 6। कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब सेकंड चीज, अब क्या निकालनी है, देखो, तो ये जो 6 आया है ना, ये एक्सीलरेशन आया 6, लेकिन ये बोला है कि रुक जाएगा आगे चल के धीरे धीरे, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। तो जब रुकता है तो वहां जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और कौन सा है, निगेटिव वाला, जिसको हम डी एक्सीलरेशन बोलते हैं, मंदन, त्वरण, हिंदी में त्वरण बोलते हैं, जो सामने लगता है, जो बैक साइड के में लगता है, यानी ए निगेटिव बोलते हैं। तो यही आपका ए निगेटिव है, यानी ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड को कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, कम कर रहा है, डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। दूसरी बात क्या निकालना है, टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। तो फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां से टाइम देखो। अच्छा, रेस्ट की बात कर रहा है तो रेस्ट में हो जाएगा अगर, तो v की वैल्यू तो 0 लेनी है फिर, क्योंकि रेस्ट में v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो रेस्ट में होगा। और u कितना है, u तो स्टार्टिंग वाला v नॉट है, ये फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तभी रुकेगा, और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे रखी है, तो v और u की वैल्यू पुट करो, तो v की जगह 0, u की जगह v नॉट, प्लस a की वैल्यू 6 इंटू टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6t इज इक्वल टू माइनस बी नॉट,
तो T इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन 6। वी नॉट की वैल्यू अगर वो दे रखी होती तो हम टाइम भी निकाल देते, है ना। तो ये हो जाएगा थर्ड बात, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए लगाते हो थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एस को ही डिस्टेंस बोलते हैं। तो v तो 0 है, रेस्ट में हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 6 इंटू एस, ये इधर आएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 6 टू जा 12, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन आ गया, टाइम आ गया और एस की वैल्यू आ गई, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो ए की वैल्यू देखो, ए नेगेटिव था वैसे ना, तो ए ले लो माइनस में क्योंकि डी एक्सीलरेशन है। तो ये प्लस, यानी ए की वैल्यू -6 लेनी है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। इधर भी ए की वैल्यू -6 लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो वही टाइम और इस डिस्टेंस दोनों आ गए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 6 ही है, लेकिन हम -6 लेंगे क्योंकि हम बोल रहे हैं ना बार बार कि हम क्या, ए निगेटिव पहले ही बोला है, तो आंसर जो आएगा उसमें निगेटिव लगा देना है। क्या लगा देना है? निगेटिव लगा देना है। नोट कर लीजिए। हो गया क्या? ठीक है। एक बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ते हैं अब इसमें। काइनेटिक फ्रिक्शन चल रहा है अपना, ठीक है। सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक, अगर 2 ब्लॉक रखे हों तो उसमें क्या करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन के ही अंडर रहेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो क्या करना उसमें। वी सपोज both block moving together and find common acceleration फर्स्ट। फर्स्ट मतलब सबसे पहले हमारा काम ये होगा, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि अगर एक ब्लॉक रखा है उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है, दो के दोनों ब्लॉक हैं, ठीक है। कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रही है, नीचे वाले पे नहीं लग रही है, ऊपर वाले को कोई खींच रहा है। कभी ऐसा होगा नीचे वाले को खींच रहा है, ऊपर वाले को नहीं खींच रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम ये होगा कि हम मान लेंगे वो पूरा सिस्टम साथ साथ चल रहा है, ऐसा मैं सपोज करूंगा, और
उनका कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला काम होगा। जैसे एक एग्जाम, अच्छा ठीक है, और एक चीज याद रखो, हमने माना कि वो साथ साथ चलेंगे, लेकिन साथ साथ चलने की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि एफ आर रिक्वायर्ड, जो कि फ्रिक्शन लगता है, वो या तो कम होगा या तो इक्वल होगा किसके? एफ आर मैक्स के। एफ आर एस मैक्स के। समझना बात को, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एफ आर रिक्वायर्ड जो है वो लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके? एफ आर मैक्स के। तभी तो साथ साथ में चलेगा। क्योंकि अभी हमने जाना कि अगर कोई चीज एफ आर मैक्स से ज्यादा हो गई तो वहां पे एफ आर मैक्स हाथ खड़ा कर लेता है कि अब हम उनको साथ में नहीं रख सकते। ठीक है ना? तो एफ आर रिक्वायर्ड जो है, यानी कि वो साथ साथ में चले, चिपक के चले, उस कंडीशन में वो एफ आर मैक्स के बराबर होना चाहिए एफ आर रिक्वायर्ड, या फिर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, या फिर बराबर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक हम इस पे सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। हमारे पास में मान लो, तब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये किसके लिए बात है? फॉर मूविंग टूगेदर। अभी समझना कैसे। ये ठीक है, मान लेते हैं 6 kg का है और ये 4 kg का है। दो ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है ना? दो ब्लॉक है और हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले पे 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है, कोई इसको खींच रहा है ऊपर वाले को। ये तो आपका सरफेस है, ठीक है ना? ऐसा, ये आपका सवाल है। अब तुमको बताना है कि ये साथ साथ चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। एफ आर रिक्वायर्ड इज लेस देन एफ आर मैक्स। एफ आर रिक्वायर्ड क्या है? ये वो वाली फ्रैक्शन है फॉर मूविंग टूगेदर, साथ साथ चलने के लिए कितनी फ्रैक्शन लगनी चाहिए कि ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल सकें। ठीक है ना? और एफ आर मैक्स में तो वही म्यू एस इंटू एम, यही होता है अभी। ठीक है ना? अब एक हम क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, तो बात क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे। हम मान लेते हैं ये हमारा एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा है। ये मान लेते हैं है 6 kg का, ये 4 kg का। सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक। अब देखना सवाल, बढ़िया सवाल है, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चा, बस ध्यान देना। देखो, हम मान लेते हैं कि ये 30 न्यूटन से कोई इसको ऊपर वाले ब्लॉक को खींच रहा है, खींच रहा है।
ठीक है ना। और बोला है कि ये तो सरफेस हो गया, ठीक है ना। अब ये जो सरफेस है ना, ये स्मूथ सरफेस है। सवाल में बोला है द बिलो सरफेस इज स्मूथ, मतलब चिकना है ये। जो नीचे वाला ब्लॉक रखा है, इसका ये जो सरफेस है ये कैसा है, स्मूथ है, ये वाला। फिर एक ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। इधर फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि स्मूथ है। अच्छा, 30 न्यूटन से ऊपर वाले 4 kg वाले को खींच रहे हैं, तो पूछ रहे हैं विल मूव टूगेदर और नॉट, ये दोनों साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये आपसे पूछा है। क्या करोगे? पहला काम, बी सपोज बोथ ब्लॉक मूविंग टूगेदर एंड फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन फर्स्ट। सबसे पहला काम मेरा, फर्स्ट मतलब सबसे पहले, फर्स्टली फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे हम। तो हम मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम साथ में चलेगा, ठीक है ना। अब चलेगा या नहीं चलेगा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये पूरा सिस्टम साथ में चलेगा। तो अगर पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है और मूव कर रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम में लगाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है नहीं, मूविंग कंडीशन है, ठीक है सर। अच्छा, एफ नेट टोटल कितनी लग रही है सर? एक एफ नेट तो लग रही है एफ नेट टोटल कितनी, तो सर एक फोर्स 30 न्यूटन की लग रही है। ये तो स्मूथ सरफेस है, यहाँ कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, इन दोनों का भी तो टचिंग सरफेस है, तो फ्रिक्शन यहां भी तो लग रही होगी ना, तो इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा इस वाले ब्लॉक पे, एफ आर क्या लग रहा होगा, एफ आर। अच्छा, एफ आर किधर लग रहा होगा, इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे एफ आर लग रहा होगा। लग तो यहां सरफेस पर ही है, लेकिन मैं ऊपर बना रहा हूं क्योंकि 30 न्यूटन इसको इधर खींच के ले जा रहा है ऊपर वाले ब्लॉक को, तो फ्रिक्शन इधर लग रही होगी। अब अगर इस पे इधर फ्रिक्शन लग रही है, तो नीचे वाले ब्लॉक का भी जो ये सरफेस है, इस ब्लॉक पर भी फ्रिक्शन लग रही होगी, एफ आर इधर। ध्यान से समझना मेरी बात, तो बात समझ में आएगी। मैंने बोला, और ये एफ आर दोनों सेम है, बराबर फ्रिक्शन होंगे। देखो, और ये कौन से एफ आर है अभी बताता हूं। देखो, 30 न्यूटन इधर लगी ऊपर वाले ब्लॉक पे, तो ब्लॉक को कोई खींच के ले जा रहा है, तो उस ब्लॉक का फ्रिक्शन बोलेगा रुको रुको, मैं इसे इधर खींचूंगा, तो इधर खींच रहा है, मतलब सरफेस पे ही लग रहा है ये वाला एफ आर, लेकिन मैंने ऊपर बनाया ये वाला जो सरफेस है, इसी पे एफ आर लग रहा होगा। अब अगर इस ब्लॉक पे इधर लग रहा है, तो ये दोनों टच में है, तो इस पर भी फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्योंकि इसके अपोजिट में फोर्स एफ आर इधर लग रही है, तो ये बोलेगा मेरे पास भी तो फ्रिक्शन है, मैं अपना फ्रिक्शन इधर लगाऊंगा। या इसका फ्रिक्शन बोलेगा कि तुम्हारा फ्रिक्शन उधर लगा रहा है, तो अब मैं अपने ब्लॉक पे इधर फ्रिक्शन लगाऊंगा। क्लियर है? तो एफ नेट इज इक्वल टू एम में, तो एफ नेट मतलब ग्रेटर, यानी जिधर मूवमेंट हो रही होगी तो मूवमेंट इधर ही हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन इधर ही आएगा कॉमन। तो देखो, तो 30 ग्रेटर है क्योंकि उधर ही मूवमेंट है, प्लस इधर एक इस डायरेक्शन में ये वाला एफ आर है, ये वाला एफ आर इधर है, तो माइनस एफ आर इज इक्वल टू टोटल मास 6 + 10, एफ नेट इज इक्वल टू एम। ये टोटल लगा रहे हैं किसके लिए, टोटल सिस्टम, मैंने बोला ना, वी सपोज बोथ ब्लॉक मूविंग टुगेदर, पूरा सिस्टम इज इक्वल टू एम ए, यानी 10 इंटू ए, ये कैंसल, यानी 30/10 इज इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू आई 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और ये क्या आई है, कॉमन एक्सीलरेशन। यहां तक बात समझ में आई। अब हमको निकालना है क्या, एफ आर रिक्वायर्ड। पहले तो 3 चीजें निकालनी होती हैं, मैं बता रहा हूं। पहले निकालो कॉमन एक्सीलरेशन, क्या निकालो,
कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लिया करो पूरे सिस्टम का। दूसरी बात अभी निकालूंगा एफ आर रिक्वायर्ड, क्या निकाला करो, एफ आर रिक्वायर्ड। और लास्ट में निकाला करो एफ आर मैक्स। ये क्योंकि जब आप एक्सीलरेशन निकाल लोगे तभी आप ये दोनों निकाल सकते हो, इसलिए ये भी निकालना पड़ेगा। जैसे एक्सीलरेशन निकल जाए ये और ये निकल जाएगा। अब इन दोनों में देख लो कौन छोटा है कौन बड़ा। अगर एफ आर रिक्वायर्ड छोटा है या बराबर है एफ आर मैक्स के तो दोनों साथ में चलेंगे। अगर एफ आर रिक्वायर्ड जो है वो एफ आर मैक्स से ग्रेटर हो जाता है, मैंने कंडीशन लिख दी है, तो फिर साथ में नहीं चलेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और दोनों का एक्सीलरेशन भी तब A1 A2 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं। तो पहली चीज कॉमन एक्सीलरेशन तो हमने निकाल ली, कितनी आई, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी बात अब हम निकालेंगे एफ आर रिक्वायर्ड। तो एफ आर रिक्वायर्ड निकालने के लिए बेटा हम एफबीडी बनाते हैं ऑफ एनी वन ब्लॉक। किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो हम 4 kg का बनाएंगे क्योंकि इस पर एक फोर्स भी लग रही है। तो अगर 4 kg का एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी में कौन सी फोर्स देखते हैं जो उस पे लग रही होती है 4 kg। तो इधर लग रहा है 30 न्यूटन, इधर लग रहा है एफ आर। और एफ आर क्या है, यही तो एफ आर है रिक्वायर्ड। एफ आर रिक्वायर्ड, एफ आर रिक्वायर्ड इसी को तो बोलते हैं जो इसे रोक रहा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट है चीजें। देखो 30 जाएगा, एफ आर रोकेगा, एफ आर रोकेगा तो उसके बराबर ये वाला एफ आर आएगा। ये दोनों एफ आर इक्वल हो जाएंगे तो ये चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो 30 अगर खींचेगा तो दोनों को साथ में खींचेगा, तो साथ साथ चलेंगे। तो ये एफ आर, यही तो एफ आर रिक्वायर्ड है। अब देखो तो अब यहां पर क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए। तो F क्या लग रहा है, F लग क्या रहा है 30 न्यूटन माइनस एफ आर 30। अच्छा ब्लॉक इधर जा रहा है ना, 4 kg इधर, तो 30 ग्रेटर होगा, माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम। एम कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना आया 3, तो 30 माइनस एफ आर इज इक्वल टू 12। माइनस एफ आर उधर जाएगा प्लस, तो 30 और 12 इधर आएगा माइनस। मैं इधर लिख रहा हूं 12 इधर आएगा, 30 माइनस 12 इज इक्वल टू एफ आर उधर जाएगा, तो एफ आर इज इक्वल टू 12 जाएगा तो कितना बचेगा 18। कितना आया, यानी एफ आर रिक्वायर्ड कितना आया, एफ आर रिक्वायर्ड कितना आया 18 न्यूटन। अब हम निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, एफ आर रिक्वायर्ड 18 आया। एफ आर रिक्वायर्ड भी किसकी हेल्प से आया, ए, इसलिए पहले ए निकालते हैं पूरे सिस्टम का, फिर एफ आर रिक्वायर्ड, लिंक है चीजें एकदम। तो एफ आर रिक्वायर्ड भी निकाल लिया। एक्सीलरेशन आया 3, उसकी हेल्प से मैंने एफ आर रिक्वायर्ड निकाला एफबीडी बना के ऊपर वाले ब्लॉक का, ये 18 न्यूटन आया। अब एफ आर मैक्स देखते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। अब अगर एफ आर मैक्स आ गया फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ आर मैक्स इज इक्वल टू म्यूएस इंटू एन, यही करते हैं। तो एफ आर मैक्स इज इक्वल टू म्यूएस, यहां पे वो म्यूएस दे रखा था, मान लो आपको सवाल में दे के रखेगा 0.6 है म्यूएस और म्यू के 0.4, अधिकतर ऐसे ही देता है हर सवाल में कॉमन। तो म्यूएस कितना लेंगे 0.6, एम एन इज इक्वल टू ऊपर वाले का ही है, बीडी इसमें भी चेक करेंगे किसका, क्योंकि म्यूएस कहां लग रहा होगा, इसी पे तो लग रहा होगा। तो नीचे 4g लग रहा है, 4g और ऊपर n, तो n इज इक्वल टू 4g और g की वैल्यू 10, ठीक है ना। तो एफ आर मैक्स इज इक्वल टू 0.6 इंटू 40, तो एफ आर मैक्स इज इक्वल टू 24 न्यूटन। देखो भैया
एफ आर मैक्स कितना आया 24 न्यूटन। तो ग्रेटर कौन है, एफ आर मैक्स या एफ आर रिक्वायर्ड? सर एफ आर मैक्स 24। तो वही तो कंडीशन भी थी कि एफ आर मैक्स है तो ग्रेटर होना चाहिए, मुंह इधर खुला है ना तो ये बड़ा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन होती तो ओनली बड़ा होगा, अगर इक्वल टू और ग्रेटर तो मतलब अगर एफ आर मैक्स बड़ा होना चाहिए या फिर एफ आर मैक्स और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो बड़ी वाली कंडीशन होनी चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर क्या है, एफ आर मैक्स बड़ा है और अच्छी बात है, तो मतलब आंसर फाइनल वाला हो जाएगा कि एफ आर मैक्स बड़ा है तो ये साथ साथ चलेंगे। एफ आर मैक्स बड़ा आया ना, ग्रेटर आया, लिखो बोथ ब्लॉक मूविंग टुगेदर बिकॉज एफ आर मैक्स इज ग्रेटर एफ आर रिक्वायर्ड। भैया ये मेंस का सवाल है जो मैंने करवाया है आपको, और बढ़िया सवाल है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक, पहले तो हम फाइनल एक्सीलरेशन निकालेंगे टोटल। वीडियो फिर से रिवर्स करके देखो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला काम एक्सीलरेशन कॉमन वाला निकालो सारा, फिर क्या करना है एफ आर रिक्वायर्ड और एफ आर मैक्स निकालना है, तो एफ आर रिक्वायर्ड भी निकाल लिया। एफ आर रिक्वायर्ड कैसे निकालते हैं, एफ बनाओ किसी एक का, एफ आर मैक्स में भी एफ बनाओ किसी एक का, तो दोनों में मैंने 4-4 लिया क्योंकि इधर 30 न्यूटन लग रहा था इस पे। अब नेक्स्ट सवाल ऐसा भी बन सकता है कि इस पर फोर्स लग के नीचे फोर्स लग रही हो, तो बताओ क्या ऊपर वाला इसके साथ चलेगा? तो देखेंगे एफ आर मैक्स अगर ग्रेटर है तो साथ चलेगा, नहीं है ग्रेटर तो अलग अलग हो जाएंगे, छूट जाएगा साथ। ऐसा करना होता है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलो तो अब हम बात करेंगे स्यूडो फोर्स की, लास्ट सबसे लास्ट टॉपिक आपका क्या है चैप्टर का, स्यूडो फोर्स। यहाँ पे बेटा पी साइलेंट होता है, लास्ट टॉपिक है स्यूडो फोर्स। तो समझते हैं स्यूडो फोर्स सबसे पहले होता क्या है। स्यूडो फोर्स कब आती है वो जानने के लिए पहले आप ये सीखो कि स्यूडो फोर्स कब आएगा। when see the object's motion from non-inertial frame
जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो वहां पर क्या आएगा, स्यूडो फोर्स आएगा। देखो कैसे। पहली बात तो फ्रेम हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम में एज इक्वल टू 0 हो तो समझ लो इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल में ए नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्यूडो फोर्स क्या है सर। तो अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आता है आपका स्यूडो फोर्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि हमारे पास में ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। ये इधर v से मूव कर रहा है, ये a है और ये b है, b वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, कोई बात नहीं। तो यहां पर जो फोर्स लग रही होगी b पे थ्रू a, वो लग रही होगी 0। फिर एक दूसरी कंडीशन लेते हैं कि हमारा a ब्लॉक है, ये v से मूव कर रहा है और यहां पर ये b ब्लॉक है, ये a है और ये हमारा b है। ठीक है। एक चीज याद रखना कि जब हम ऑब्जेक्ट पर बैठेंगे जहां से हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे होंगे, जब हम वहां पर बैठेंगे तो उसकी डायरेक्शन हम किसी दूसरे को दे देंगे। ठीक है। जैसे मैं मान लो इन दोनों ब्लॉक को देख रहा हूं, ये मूव कर रहा है, ये नहीं मूव कर रहा है, तो ए मूव कर रहा है बी की तरफ। अब अगर मैं ए पे जाके बैठ जाऊंगा, बैठ के देखूंगा इधर, तो मुझे लगेगा कि बी मेरी तरफ आ रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी इसको और डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी। ठीक है ना। ये वाली कहानी तो रेस्ट में है, यहां वेलोसिटी है ही नहीं। अब यहां पर अगर मैं बैठ के देखूंगा तो ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, कोई फर्क ही नहीं हुआ। लेकिन ए था पहले मोशन वी से मूव कर रहा था, तो मैं दोनों को अलग अलग दूर खड़ा होकर देख रहा था। जैसे ही मैं ए के पास गया, खड़ा होकर देखा, ए के ऊपर बैठ गया, मैं ए के ऊपर में बैठ गया। अब इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई और मिल गई इसको, और वो भी उल्टे डायरेक्शन में। लेकिन जो फोर्स है बी पर थ्रो ए, वो भी 0 ही होगा। एक तीसरी कंडीशन लेते हैं कि हमारे पास ए था और ये ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था और इधर बी है, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या लग रहा है कि ए एक्सीलरेशन से बी की तरफ जा रहा है। अब मान लो मैं ए के ऊपर बैठ के ए को देखूं, तो जैसे ही मैं ए के ऊपर बैठूंगा तो इसका एक्सीलरेशन खत्म, अब ये रेस्ट में हो जाएगा। यहां पर भी जैसे ही मैं बैठा, ये रेस्ट में हो जाएगा। एक्चुअल में चल ही रहा है, लेकिन जब मैं बैठ गया तो मुझे लग रहा है कि ये रेस्ट में हो गया, और इसकी एक्सीलरेशन इसको मिल जाएगी और मुझे लगेगा कि ए मेरी तरफ चल के आ रहा है अगर मैं ए पे बैठ जाऊंगा तो। ठीक है। अब यहां पर एफ बी जो लग रहा होगा बी पर फोर्स ए के थ्रू, वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहां पर फ्रेम था कैसा, इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं, जहां पर ए 0 हो। तो यहाँ ए है ही नहीं, यहां पर भी ए नहीं है, तो ये भी इनर्शियल है, ये भी इनर्शियल है। और ये वाला कैसा है, ये वाला केस थर्ड वाला नॉन इनर्शियल। कैसा है, नॉन इनर्शियल है। और अगर नॉन इनर्शियल है तो उसी में तो आपका ए 0 नहीं होगा, और ए 0 नहीं होगा तो फोर्स भी होगी, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि इफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 सो हेयर प्रेजेंट फोर्स
यहाँ पर फोर्स प्रेजेंट है और वो कैसी होगी, नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बोलने अगर ए लग रहा है तो एफ भी लग रहा होगा। यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में एफ नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है और इनर्शियल फ्रेम में एफ कैसा होता है, जीरो होता है। ये कहानी समझ में आई होगी आपको, ठीक है। फिर से बता देता हूं, ये इनर्शियल था, ये इनर्शियल था, तो यहाँ पे गया बैठा तो इसको भी मिल गया, लेकिन फोर्स जीरो क्योंकि ये एक्सिलरेशन नहीं है। यहाँ पे बैठा तो इसको एक्सिलरेशन, क्योंकि यहाँ v की बात चली है, यहाँ a की, तो a मिल गया और a वाला ही तो नॉन इनर्शियल है, जहां पर a हो, प्रेजेंट हो, नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, तो यहाँ पर a है, तो ये कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और यहाँ पे फोर्स भी जीरो नहीं होगी, यहाँ फोर्स जीरो थी, क्योंकि a नॉट जीरो है तो b भी, f भी नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, f भी नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है इस केस में, और यहाँ पर f जीरो कर दिया। नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे चलता हूं थोड़ा। मैं देख रहा था कि वीडियो बंद तो नहीं हो गया। एक और लेते हैं, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब बी हमारा इधर जा रहा है ए एक्सिलरेशन से, और ये ए खड़ा है चुपचाप, बी जा रहा है उधर। अब मैं अगर ए को देखना चाहूं, ए की पोजीशन देखना चाहूं बी पर बैठकर, तो जैसे ही मैं बी पर बैठा, जाके बैठ जाया करो और उसकी मोशन दूसरे को दे दिया करो, अपोजिट डायरेक्शन कर दिया करो। अब जैसे ही मैं जाके बी पे बैठूंगा तो इसका एक्सिलरेशन खत्म, मिल जाएगा ए को, और बी उधर जा रहा था तो ए इधर जाएगा, वही एक्सिलरेशन इसको मिल गया और ये इधर जाए। अब यहां फोर्स की बात करूं तो फोर्स किस पर लग रही होगी, ए पर, तो ए पर जो फोर्स लग रही है किसके थ्रू, बी के थ्रू, वो लग रही है एम, किसका, ए, मास इसी का लेंगे जिस पर लग रही है, और एक्सिलरेशन कितना है, ए, एफ इज इक्वल टू एम में, यही तो है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स एक्चुअल में होती क्या है, ये आती है किसकी वजह से, कि अगर एक्सिलरेशन है तो फोर्स भी होगी, ठीक है। और कौन किस पर लगाता है स्यूडो फोर्स, बी ने लगाया ए पर, उस पिछला वाला केस देख लो, वहां ए के पास एक्सिलरेशन था और बी को दिया गया था, तो वहां ए बी पर लगाया था फोर्स, और यहां बी ए पर लगाया है फोर्स। अभी थर्ड वाला बताया था वो, और ये अपोजिट है, ठीक है ना। तो ये बात है। अब एक बात आती है लिफ्ट, लिफ्ट की बात कर लेते हैं, अभी और क्लियर होगा आपका स्यूडो फोर्स। तो इसमें केस नंबर 1, दो टाइप की लिफ्ट केस होगी। एक मान लो हमारी लिफ्ट है, ये लिफ्ट हमारी जा रही है ऊपर की तरफ ए एक्सिलरेशन से, ठीक है, और यहां पे कुछ मास है, ठीक है ना, तो ये mg है, ठीक है ना। अब मैं लिफ्ट में बैठ गया और ये जो मास है ना, देखो मैं लिफ्ट के अंदर हूं, लिफ्ट ऊपर जा रही है और मेरे बॉडी का ही मास मैंने बगल बना दिया, चलो अपना मास खुद बनाता हूं, बॉडी के अंदर ही मास लगाता हूं। ये देखो लिफ्ट के अंदर मैं खड़ा हूं और मेरा कुछ मास होगा m, तो नीचे mg लग रहा होगा मेरा, लिफ्ट ऊपर जा रही है। लेकिन बात क्या है, मैं लिफ्ट के अंदर बैठ गया ना, और लिफ्ट का एक्सिलरेशन a ऊपर की साइड में था, तो होगा क्या, अगर मैं इसके अंदर जैसे ही बैठ गया हूं तो ये एक्सिलरेशन कट हो जाएगा और डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, किधर के साइड में, ए के साइड, नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो यहां पर जो इफेक्टिव वेट हो जाएगा, इफेक्टिव वेट यानी प्रभावी भार, वो हो जाएगा कितना, mg, कितना, mg प्लस मेरा मास और एक्सिलरेशन में मूव कर रहा हूं, F इक्वल टू एम में लग रहा है मेरा,
तो एम ए, एम कॉमन मिलेगा तो जी प्लस ए। ये बात याद रखना कि जो इफेक्टिव वेट होता है अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए होता है, ये अप वाली कंडीशन है। और अगर नीचे लिफ्ट डाउन डाउन जा रही हो तो क्या होगा, तो मान लो ये हमारी लिफ्ट थी, ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है, मैं अंदर खड़ा हो गया, मेरा बेल्ट नीचे mg लग रहा है। अब जैसे ही खड़ा हो गया ना तो ये एक्सीलरेशन कट गया, भले ही लिफ्ट नीचे जा रही थी लेकिन एक्सीलरेशन उल्टा ऊपर मिल गया, ठीक है, क्योंकि मुझे लगेगा कि मुझे ऊपर फोर्स लग रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो इफेक्टिव वेट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर माइनस स्मॉलर mg, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन तो नीचे ही थी ना, तो mg माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, मेरे ऊपर फोर्स एम ए लग रही है, मेरा मास और एक्सीलरेशन मेरे पास आ गया एक्सीलरेशन लिफ्ट का, तो एम ए, एम कॉमन लेंगे तो जी माइनस ए। तो अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो इफेक्टिव होता है एम इंटू जी माइनस ए, और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इफेक्टिव होता है एम इंटू जी प्लस ए। ये बात आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, कंसेप्ट यही होता है, स्यूडो फोर्स लग रही होती है, ठीक है ना। और स्यूडो फोर्स में क्या एक ही चीज कॉमन है कि जैसे बैठोगे डायरेक्शन उल्टी कर दो, एक्सीलरेशन पलट दो, बात खत्म, ठीक है ना। और जिसने जिसको दिया वही उस पर लगा रहा होता है फोर्स, स्यूडो फोर्स। अगर बी ओरिजिनल एक्सीलरेशन बी के पास था, बाद में ए को मिल गया, तो बोलेंगे बी ने लगाया है फोर्स ए के ऊपर, कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स। और अगर ए का ओरिजिनल वाला स्टार्टिंग में था, ए पर मैं बैठ गया, बी को मिल गया एक्सीलरेशन बाद में, तो ओरिजिनल ए का था ना, तो ए ने लगाया बी पर फोर्स, स्यूडो फोर्स। और इफेक्टिव अप कंडीशन डाउन कंडीशन लिफ्ट का याद रखना। आपने महसूस किया होगा लिफ्ट में जब हम ऊपर की साइड जाते हैं तो मेरी बॉडी भारी लगती है मुझे, क्योंकि दोनों नीचे ही लग रहे होते हैं, mg भी और ma भी, और जब ऊपर जा रही होती है तब, और जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तब क्या होता है, लिफ्ट तो नीचे जा रही है और मुझे लगता है कि मैं उड़ रहा हूं, मेरी बॉडी हल्की लगती है, क्योंकि mg नीचे और मुझे ऊपर फोर्स लग रही है, स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ, है ना। तो ऐसे हो जाता है, तो मेरी बॉडी हल्की हो जाती है। और जब ऊपर जा रहा होता है तो दोनों नीचे लग रहा है, तो वहां पे मेरी बॉडी में वजन लगता है। आप फॉर्मूले से रिलेट करना, महसूस करना, कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट में एक सम कर लेते हैं, ये पीवाईक्यू है आया हुआ मेंस में, कि मान लो ये बेटा एक ब्लॉक है, यहां पर कुछ थीटा एंगल बन रहा है, सॉरी ब्लॉक नहीं इंक्लाइंड प्लेन है, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा है सवाल में कि ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है और ये मूव कर रहा है एक्सीलरेशन ए नॉट से, ए नॉट एक्सीलरेशन से ये जो है इंक्लाइंड प्लेन ये मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, दैट्स व्हाई ब्लॉक डज नॉट स्लिप। जैसे ब्लॉक रखा है, अब ये कितना स्पीड में एक्सीलरेशन होना चाहिए इस इंक्लाइंड प्लेन का कि ब्लॉक वहीं पे रखा रह जाए, सरके ना, क्योंकि जैसे स्पीड स्लो होगी ये नीचे सरकने लगेगा। लेकिन एक बैलेंस एक्सीलरेशन अगर देंगे, स्पीड देंगे इसको, तो ये रखा रहेगा लेकिन नीचे गिरेगा नहीं। वही वाली कहानी याद करो, कौन सी, मौत कुएं में बाइक चलती है ना, तो स्पीड स्लो करेंगे तो गिर जाएंगे नीचे, लेकिन स्पीड रहती है तो गिरते नहीं है, घूमते रहते हैं, ऐसा लगता है चिपका है, वो अट्रैक्ट करके रखा है। यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, सरक सकता है लेकिन बराबर पीछे से स्पीड भी मिल रही है उसको, इसलिए वो वहीं पे रहेगा, ऐसा लगेगा अट्रैक्ट है। तो एक्सीलरेशन निकालना है इनको, तो देखो
हम ये बाहर से सिस्टम देख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चला जाऊंगा लिफ्ट के अंदर, जाके बैठ गया, सॉरी इंक्लाइन प्लेन के अंदर बैठ गया, मूवमेंट करते हुए जाके बैठ गया। सूडो फोर्स निकालना है तो सीधा जाके बैठ जाओ, बैठ गया। अब जो लिफ्ट इस इंक्लाइंड प्लेन का एक्सीलरेशन था ए नॉट, ये ब्लॉक का मास m है बेटा। तो जैसे ही मैं जाके बैठ गया ना, तो इसका एक्सीलरेशन मिल जाएगा ब्लॉक को। अब मैं यहां से मिटा रहा हूं मैं, इसका एक्सीलरेशन मिल जाएगा किसको, ब्लॉक को। और जब इंक्लाइंड प्लेन का एक्सीलरेशन था, अब जैसे ही मैं अंदर जाके बैठ गया, अंदर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं चीजों को, तो अब इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन मिल जाएगा ब्लॉक को। दूसरी चीजों को दे देते हैं, चेंज कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे दो ही सिस्टम है, वहां ए और बी थे, यहाँ ये और ये है, तो इसका था तो इसको मिल जाएगा। और इसकी डायरेक्शन इधर थी, तो इस बार डायरेक्शन इसकी इधर हो जाएगी, एक्सीलरेशन ए नॉट। ब्लॉक पे एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, नीचे इसका लग रहा है mg। अब तुमको पता ही है mg का दो कंपोनेंट, इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस पे आता है mg sin थीटा, और इधर क्या आता है परपेंडिकुलर mg cos थीटा। अगर और ये हमारा सरफेस है तो ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन m। अब सुनो, ये एंगल थीटा है, ये एक्सीलरेशन इधर उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है ना ए नॉट ब्लॉक पे। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन कॉमन है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब अगर इस थीटा का सेम दोनों एंगल होंगे ना, ये वाला भी और ये वाला भी सेम एंगल होंगे। अब क्या होगा, अरे थीटा ये 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा फिर से 90, तो वाला थीटा। अब ये थीटा का कंपोनेंट करने जाऊंगा मैं, तो उधर यानी इस पर क्या आएगा, इस पर आएगा ए नॉट कॉस थीटा, थीटा की तरफ मोड़ रहा हूं, और इसका 90 इधर ही बनेगा सीधा, ये दोनों 90 एंगल होना चाहिए ये वाला। तो उधर एक का कंपोनेंट उधर गया कॉस थीटा, और सीधा इधर आएगा तो ए नॉट साइन थीटा। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। अब हमको बताना है ए नॉट बताना है, तो ये दोनों फोर्स, अच्छा ये पूरा का पूरा मोशन तो कर रहा है, लेकिन सिस्टम इक्वल करेंगे ना, ए नॉट और कॉस थीटा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, ए नॉट कॉस थीटा इक्वल कर देंगे किसके, mg साइन थीटा के। क्यों, क्योंकि ये सारी फोर्स लग रही है किस पर, ब्लॉक पे, और ब्लॉक तो स्टेबल है ना, तो फोर्स को इक्वल कर देंगे। ब्लॉक तो मूव भी नहीं कर रहा है, तो वहां पर F इक्वल टू हमने नहीं लगाएंगे, इक्विलिब्रियम ही मानेंगे ब्लॉक को, क्योंकि ये तो हिल ही नहीं रहा है, अपनी जगह स्टेबल है। तो ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो ए नॉट इज इक्वल टू mg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ए नॉट इज इक्वल टू mg टेन थीटा। m रख दो, जो ब्लॉक का मास हो, ग्रेविटेशन g 10 होती है वैल्यू, थीटा की वैल्यू रख दो 10 थीटा, ये आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। इतना एक्सीलरेशन होना चाहिए, तो डू नॉट मूव, तो क्या होगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। दूसरा चीज नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो m इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा, ए नॉट साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा। तो n इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू कितनी है, mg टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा। mg कॉमन, तो टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सबकी वैल्यू रख दो थीटा की, ठीक है, या इसको साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हो, क्या टेन को साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस उधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो n इज इक्वल टू mg
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो mg अपॉन कॉस थीटा n इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन कॉस थीटा। ये लो, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया फाइनल। तो थैंक यू बच्चों, आपने मेरा इतना साथ दिया, लास्ट लेक्चर तक आप रुके रहे हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से शुक्रिया, बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपने फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट किया और आज चैप्टर हमने खत्म किया पूरा 11th का फिजिक्स नॉर्मल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, पूरा चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप अच्छे से कवर कर लें, हर कोचिंग्स में इसका बहुत हाव भाव रहता है, तो इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहला, और वैसे भी न्यूटन सर जो हैं वो एक अपर दर्जे में आते हैं साइंटिस्टों में, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो उन्हीं से शुरुआत की थी हमने, और आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से रिपीट कर करके एक बार दो बार समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर आप लोगों का कमेंट देखूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने बगल में फ्रेंड्स से सबसे शेयर कीजिए कि वो आए और अनूप सर से पढ़ें। आप लोग बच्चे बोलो या आप भाई बहन हो, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, हमारे दोस्त हो, तो आप लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तो ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट चैप्टर हम कौन से चैप्टर को लेकर आए, कौन से चैप्टर पे वीडियो बनाएं। फिर मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, सब सीक्वेंस में चलूंगा, बीच बीच में नहीं चलूंगा, जो चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा फिनिश करूंगा, और ऐसे करते करते मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हमको सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।